वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एस पी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आज हम केमिस्ट्री की क्लास लेकर के आए हैं और केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न। जैसा कि आपको बता दें, बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री आप सबकी है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट के हम चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिनकी संख्या लगभग प्रत्येक यूनिट की है 20 प्रश्न, यानी कि हर एक यूनिट से हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न आज देखेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं जो पिछले विगत 2 वर्षों में पूछे जा चुके हैं, वो रिपीटेड प्रश्न हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कल का पेपर आपका अच्छा होगा, जैसा कि डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर विश्वविद्यालय का कल पेपर है और उन सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 एमसीक्यू प्रश्न सबसे पहले हल करेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी इन प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसने ज्ञात किया था? हु डिटरमाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है जे थॉमसन, सी आपका बोर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मिलिकन। तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश जो ज्ञात किया गया था वो किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था और इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन से संतुष्ट हुए होंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग किससे संबंधित है? यानी रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूक्लियस और डी दिया गया है न्यूट्रॉन। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र जिसे यानी कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो रिलेटेड था वो न्यूक्लियस से था। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि है बोर का परमाणु मॉडल किस पर लागू होता है? बोर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल टू। ऑप्शन दिया गया आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम्स, सी है ऑल एटम्स और डी आपका दिया गया है मॉलिक्यूल। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखेंगे जब भी बोर से रिलेटेड बोर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चंस आए और आपको ऑप्शन मिल जाए हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जिसमें है कि एक परमाणु में क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है? और यह क्वेश्चन बहुत बार डीडीयू में पूछा जा चुका है। विगत वर्ष 2021 से लगातार ओएमआर पर आप सबकी पेपर हो रहे हैं, तो पेपर में पूछे जाते थे प्रश्न पहले 70, फिर आपका जो क्वेश्चंस था वो कम किया गया, वो 40 था, अब बढ़ा करके 50 कर दिया गया। 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें से लगातार 3 वर्षों में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। पिछले सत्र में क्वेश्चन क्या था एक बार पुनः इस पर ध्यान देंगे। एक परमाणु में क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर आर। यानी ऑप्शन ए कह रहा है 2 होती है, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 5। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। यानी कि एक परमाणु में क्वांटम संख्याओं की कुल जो संख्या होती है वो 4 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर किसे दर्शाता है? एजीम्यूटल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स, पहला ऑप्शन है साइज ऑफ ऑर्बिटल, बी है शेप ऑफ ऑर्बिटल, सी दिया गया ओरिएंटेशन और डी है स्पिन। तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आप सभी इंपॉर्टेंट के तरह से नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये लगातार रिपीटेड प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है वो क्या दर्शाता है? तो वो हमेशा शेप ऑफ ऑर्बिटल दिखाता है। क्या दिखाता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसमें है एस ऑर्बिटल का आकार पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? एस ऑर्बिटल का आकार होता है, ऑप्शन आपका दिया गया है ए जिसमें दिया डम्बल, बी ऑप्शन आपका है जिसमें दिया गया है स्फेरिकल, सी है लीनियर और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लेनर। तो आपको बता दें एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है दोस्तों वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा गया कि ये किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं एनर्जी एंड मास से, बी है पोजीशन एंड मोमेंटम से, सी है स्पीड एंड मास, और डी दिया गया चार्ज एंड मास। तो आपको बता दें जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये संबंधित किससे है, पोजीशन और मोमेंटम से है। तो इसलिए आंसर आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पर लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, और 8वां प्रश्न है कि पी ऑर्बिटल की संख्या होती कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नंबर्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स आर, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1, बी है 2, सी ऑप्शन आपका 3 और डी ऑप्शन आपका है 5। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। तो आपको बता दें पी ऑर्बिटल की जो संख्या होती है वो हमेशा 3 होती है, और इस प्रकार हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पर करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन जिसमें है मिल्टन, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, चैडविक या फिर बोर। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, इसलिए हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, चैडविक के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रश्न नंबर 11 जिसमें है आपबाऊ सिद्धांत किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बॉन्ड इन्फॉर्मेशन से, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से, स्पेक्ट्रम से या फिर वैलेंसी से। तो आप याद रखेंगे कि जो आपबाऊ का सिद्धांत है ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पिछले सत्र में रिपीट हुआ था आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, और 12 नंबर प्रश्न है कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये किससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम स्पिन। क्या ये सत्य है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम स्पिन, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो सेम स्पिन के हो सकते हैं। बी कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम क्वांटम नंबर के हो सकते हैं। सी ऑप्शन है कि नो इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, और ऑप्शन डी है कि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। इसमें आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, तो आपको बता दें 12 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, यानी कि इनमें से कोई भी जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनका क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 जिसमें आपका क्वेश्चन है वो आप कीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन जिसमें हुंड का नियम किससे संबंधित है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा हुंड नियम किससे संबंधित है। हुंड्स रूल इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बी है फिलिंग ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल से, सी ऑप्शन है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, और डी दिया गया आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको बता दें हुंड का जो नियम है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फिलिंग ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल से। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 जिसमें पूछा गया है कि n = 3 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फॉर n = 3 इज, पहला ऑप्शन जिसमें है 8, बी ऑप्शन में है 18, सी ऑप्शन में है 32 और ऑप्शन नंबर डी जिसमें है 6। तो आपका जो राइट उत्तर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18, यानी n बराबर 13 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 18 होगी, इसलिए हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, डी ऑर्बिटल की संख्या पूछी गई है। नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर, पहला ऑप्शन 3, बी ऑप्शन दिया गया है 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन आपका है 10। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ऑर्बिटल की संख्या जो होगी वो 5 होगी, इसलिए ऑप्शन 5 पर आप टिक करेंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न जिसमें स्पिन क्वांटम संख्या का मान पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है। स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू आर, पहला ऑप्शन दिया गया +1 -1 या 0 और 1, या ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है, ठीक है, सी ऑप्शन है +1/2 -1/2, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यह ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। स्पिन क्वांटम संख्या का जो मान होता है +1/2 -1/2।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, जिसमें है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस होता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या बैंड स्पेक्ट्रम होता है। तो आपको बता दें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न में राइट उत्तर होगा। दोस्तों आप सबसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। और 18 नंबर प्रश्न है कि बोर सिद्धांत किस पर आधारित है। बोर थ्योरी इज बेस्ड ऑन। तो बोर की जो थ्योरी है वो बेस्ड किस पर है? क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? क्वांटम थ्योरी पर। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर आप टिक करेंगे सही उत्तर। 18 नंबर का आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19 और इसमें है क्वेश्चन पूछा गया है कि 2p ऑर्बिटल की संख्या होती है। नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल आर। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन दिया गया है आपका 5। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है 19 नंबर में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2p ऑर्बिटल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? वो 3 होती है। इसलिए आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पर। प्रश्न नंबर 20 है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई। हु नेचर, माफ कीजिएगा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज प्रपोज्ड बाय। तो वेव नेचर जो प्रपोज्ड किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताई थी? तो डी ब्रॉगली ने बताई थी। क्लियर है? तो हमने भैया फर्स्ट चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लिया। ये छोटे एमसीक्यू जरूर हैं लेकिन ये एग्जाम में अभी तक रिपीट हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपके सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में। चैप्टर सेकंड जिसमें आपका चैप्टर सेकंड है बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें हम पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। और पहला आपका प्रश्न है आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय। तो आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं ये आपको बताना है। चलिए आपके ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं भैया? आपके ऑप्शन हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और डी दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बंध का जो निर्माण होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। इसलिए आंसर नंबर बी पर सही टिक करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन है सह संयोजक बंध किसके बीच बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये किसके बीच बनता है? ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों समय का अभाव देखते हुए हम थोड़ा ऑप्शन को यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। आप अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर ले जाएंगे तो ये मानकर चलिएगा कि लगभग यहाँ से 120 एमसीक्यूज़ हैं जिनमें से आपको 40 प्लस एमसीक्यूज़ आपके पेपर में मिल सकते हैं। तो आप अगर आप 1 से 2 बार रिपीट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस को पढ़ते हुए और डायरेक्ट आंसर आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न है बैलेंस बॉन्ड सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि जो बैलेंस बॉन्ड थियरी दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी? हिटलर और लंदन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन है ऑक्टेट नियम किसने दिया था। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो लुईस ने ऑक्टेट नियम दिया था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 जिसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मेड बाई। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एंड टू एंड ओवरलैप होता है। जब एंड टू एंड ओवरलैप होता है तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 जिसमें है कि पाई बॉन्ड का निर्माण कब होता है। तो पाई बॉन्ड का जो निर्माण होता है हेड ऑन ओवरलैप से, माफ कीजिएगा साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। कब बनता है? साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है, जब साइड वाइज ओवरलैप होगा तब बनेगा कौन सा? पाई बॉन्ड। और एंड टू एंड बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो 6 का ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। 7वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत बंध है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला बॉन्ड पूछा गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड हैं। इनमें से पूछा गया कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा।
तो सबसे मजबूत जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 और 8वां क्वेश्चन है H2 अणु में बंध का प्रकार है बॉन्ड प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बॉन्ड कौन सा है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बने हैं वो कौन से बॉन्ड बने हैं, क्या वो आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पर, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। H2 अणु में बंध का जो प्रकार है वो कोवैलेंट है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट बंध, समन्वय कोऑर्डिनेट बंध में यानी कि इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए बोथ एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स, या ऑप्शन सी दिया गया इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, या नो इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। तो इनमें से प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय सह संयोजक बंध है विच इज ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनमें से पोलर बॉन्ड आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि HCl जो है ये क्या है, ये पोलर यानी कि ध्रुवीय सह संयोजक अणु है विच इज पोलर कोवैलेंट। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, H2Cl2O2 ये आपके डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ये जो है ये नॉन पोलर होंगे, बाकी HCl जो है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 जिसमें है कि बंध कोण बॉन्ड एंगल निर्भर करता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन। तो बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि वेस्पर सिद्धांत का पूरा नाम क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। और वेस्पर थ्योरी से 2-3 प्रश्न और आएंगे जो आगे मैं कराऊंगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया है कि वेस्पर सिद्धांत किस पर आधारित है, वेस्पर थ्योरी किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन दिया गया है जिसमें अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, सी ऑप्शन है न्यूक्लियर फोर्स, और डी दिया गया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर पर डिपेंड है वेस्पर सिद्धांत। ठीक है, ये इसी पर बेस्ड है, इसलिए आंसर नंबर आपका लगाएंगे इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14 और इसमें है कि BeCl2 अणु की ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल इज। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन है NH3 की अणु की आकृति, शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। अमोनिया की क्या पूछी गई है भैया, शेप पूछा गया है। तो अमोनिया का जो शेप होता है वो होता है बाई पिरामिडल, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जिसमें है H2O अणु की आकृति, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज। तो H2O अणु की जो आकृति होती है वो होती है बी शेप्ड। क्या होती है, बी शेप्ड होती है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 और इसमें है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा किसने दी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज गिवन बाय। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो अवधारणा है ये दी गई थी किसके द्वारा, ये पॉलिंग के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, पॉलिंग के द्वारा दी गई थी, इसलिए आंसर करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि sp3 संकरण में बंध कोण होता है। तो sp3 संकरण में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कौन सा बॉन्ड एंगल होता है, 109.5 डिग्री का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 जिसमें है sp संकरण वाले अणु की आकृति होती है, यानी कि ऐसे अणु को बताना है जिसमें संकरण sp होता है, तो उन जो अणु हैं उनकी आकृति कैसी है, शेप ऑफ sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स इज। तो इसकी जो आकृति होती है दोस्तों वो होती है लीनियर। ओके, जिसकी लीनियर आकृति होगी वो में sp संकरण पाया जाएगा। ठीक है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 20 और इसमें पूछा गया हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाया जाएगा, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, बाकी इनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, H2 ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, CO2 ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो पूछा क्या गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो H2O में पाया जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो हमने भैया 20 MCQ करा दिया आपके जो है सेकेंड यूनिट के। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3, तीसरा यूनिट जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के बारे में। इससे हम संबंधित अब 20 MCQ आगे देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपका आ चुका है, आधुनिक आवर्त नियम आधारित है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है किस पर बेस्ड है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन एटॉमिक मास, बी ऑप्शन आपका है एटॉमिक नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी जिसमें क्या दिया गया है वैलेंसी, और डी है एटॉमिक वॉल्यूम। तो आधुनिक आवर्त नियम जो आधारित है ये एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर सेकंड, और ये आपका दिया गया है सेकंड नंबर प्रश्न, जो कि पूछा गया आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, अक्रॉस ए पीरियड एटम रेडियस। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो होगी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, वो घट जाएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार कैसा होगा, डाउन ए ग्रुप एटॉमिक साइज, क्या वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या सेम ही रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि समूह में नीचे जाने पर परमाणु का जो आकार होगा वो इंक्रीज होगा, परमाणु का आकार क्या करेगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4, और चौथा क्वेश्चन है सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है। तो सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा आपको बतानी है। तो दोस्तों नोबल गैस की जो आयनीकरण ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक होगी, यानी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ नोबल गैसेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, जिसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो किसकी होती है भैया, वो होती है क्लोरीन की। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए बी आंसर इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, धात्विक गुण बढ़ता है, मेटालिक करेक्टर इज इंक्रीजेस, पीरियड में, ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट या नॉन। तो इसमें धात्विक गुण जो बढ़ता है वो कब बढ़ता है, तो जब ग्रुप में नीचे जाएंगे तो धात्विक यानी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसमें है आधात्मिक गुण, नॉन मेटालिक करेक्टर। तो नॉन मेटालिक करेक्टर कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा जब आप इंक्रीजेस इन पीरियड नॉन मेटालिक करेक्टर्स आर कॉल्ड। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 8, और 8वां प्रश्न है वैद्युत ऋणात्मकता की संकल्पना किसने दी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन बाय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दी गई थी यानी गिवन की गई थी किसके द्वारा, दोस्तों याद रखेंगे ये पॉलिंग के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका है। 9 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व इनमें से कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इनमें से है वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10, और इसमें पूछा गया निष्क्रिय गैसें स्थिर होती हैं क्योंकि, नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज। तो नोबल गैसेस स्थिर होती हैं, क्यों स्थिर होती हैं, इसका कारण ये है कि इसमें कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट के कारण नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर। अगला क्वेश्चन है आयनीकरण ऊर्जा घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो पीरियड में घटती है या ग्रुप में घटती है या फिर लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, जिसमें परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो जब आप एटॉमिक रेडियस कब इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा जब ग्रुप में आप नीचे की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, जिसमें है हाइड्रोजन्स का समूह, ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर 17, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर आपका 14, और 14 नंबर क्वेश्चन में है अल्कली मेटल्स का संयोजक तत्व क्या होता है। बैलेंसी ऑफ अल्कली मेटल्स, तो बैलेंसी ऑफ अल्कली मेटल्स की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी जो बैलेंसी होती है वो 1 होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, जिसमें है अल्कली मेटल्स का संयोजक तत्व कौन सा है, ठीक है, जिसको मैं पढ़ चुका हूँ, माफ कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है नोबल गैस का संयोजक यानी बैलेंसी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की जो बैलेंसी है वो कितनी होती है। तो नोबल गैस की जो बैलेंसी होती है वो 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पीरियड संख्या दर्शाती है, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट। तो पीरियड नंबर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही उत्तर है प्रश्न नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन जिसमें है पूछा गया ग्रुप दर्शाता है, ग्रुप संख्या क्या दर्शाता है, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट। तो ग्रुप जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ग्रुप के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, जिसमें सबसे बड़ा परमाणु क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा परमाणु लार्जेस्ट एटम इज। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट एटम कौन सा है, तो CS जो है ये सबसे लार्जेस्ट एटम है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिसमें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसकी है। तो लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, वो CS की होती है, इसलिए आंसर डी करेक्ट उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मापी जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन, तो ये केल्विन में मापी जाती है या EB में मापी जाती है या फिर जूल में या वाट में। तो आपको बता दें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये EB में बनाई जाती है, इसलिए बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने आपके यूनिट नंबर 3 के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ेंगे और यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चौथा यूनिट इसका नाम है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, जिसमें पहला आपका प्रश्न है कि गैस अणुओं की जो गति होती है वो कैसी होती है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। चलिए पहला ऑप्शन जिसमें फिक्स्ड होती है, बी ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन है रैंडम, सी है सर्कुलर और डी दिया गया स्लो। तो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रैंडम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है गैस का दाब उत्पन्न होता है, गैस प्रेशर इज ड्यू टू अट्रैक्शन, कॉलिजन, ग्रेविटी या वॉल्यूम। तो इनमें से जो सही उत्तर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉलिजन हो जाएगा, गैस प्रेशर इज ड्यू टू कॉलिजन। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बायल का नियम संबंधित है, बायल्स लॉ रिलेटेड। तो बायल का जो नियम है वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखेंगे आप सभी, वो P-B से रिलेटेड है बायल का नियम, इसलिए आंसर नंबर 1 राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 जिसमें है चार्ल्स का नियम संबंधित है, चार्ल्स लॉ इज रिलेटेड। तो जो चार्ल्स का नियम है वो P-T से रिलेटेड है, इसलिए आंसर नंबर बी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 जिसमें है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यूनिट ऑफ क्या पूछा गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इकाई। तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है केल्विन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 है कि गैस की औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है, तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 जिसमें है RMS वेग निर्भर करता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि जो RMS वेग है वो किस पर निर्भर करता है, वो मॉलिक्यूलर मास पर, टेम्परेचर पर या बोथ A एंड B। तो आपको ध्यान रखना है जो RMS वेग है ये निर्भर करता है मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर इन दोनों पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 जिसमें आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन में से कौन सा है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV = nRT ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा गया है, ग्राहम का नियम किससे संबंधित है, ग्राम्स लॉ इज रिलेटेड टू। तो ये संबंधित किससे है,
तो ये दोस्तों डिफ्यूजन से संबंधित है। ग्राम्स लॉ इज रिलेटेड टू डिफ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका है। प्रश्न नंबर 10 है गैसों की संपीड़ितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी होती है, जीरो होती है, हाई होती है या कांस्टेंट होती है। तो आपको बता दें इसमें जो सही उत्तर आपका है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाई होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी हाई, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 गैस का घनत्व निर्भर करता है, पूछा गया डेंसिटी ऑफ गैस डिपेंड अपॉन। तो जो गैस की डेंसिटी है किस पर डिपेंड करती है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास इन सब पर डिपेंड करती है, इसलिए आंसर डी इसमें राइट उत्तर होगा आपका। 12 नंबर प्रश्न है काइनेटिक थ्योरी किस पर लागू होती है। काइनेटिक थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, तो काइनेटिक थ्योरी जो एप्लीकेबल होती है ये एप्लीकेबल होती है आइडियल गैसेस पर, इसलिए आंसर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 एब्सोल्यूट जीरो ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 केल्विन। तो इनमें से जो राइट उत्तर आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एब्सोल्यूट जीरो ताप किसको कहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका है। प्रश्न नंबर 14 है मेन फ्री पाथ क्या है। मेन फ्री पाथ इज, तो मेन फ्री पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स आर कॉल्ड मेन फ्री पाथ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है गैसों का व्यवहार आदर्श के समान है। गैसियस बिहेव आइडली एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, या लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। या आंसर डी कह रहा है कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो इनमें आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। गैसेस बिहेव आइडली एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है कि गैस अणुओं का आकार माना जाता है। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज एज्यूम्ड लार्ज, फाइनाइट या नेग्लिजिबल या इनफाइनाइट। तो इसमें आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 16 नंबर में यहाँ पर नेग्लिजिबल, इस पर भैया कोई माप नहीं है, इसलिए आंसर नंबर सी हम इसका राइट उत्तर करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गैस में आकर्षण बल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन गैसेस इज स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक या वेरी स्ट्रॉन्ग। तो गैस में आकर्षण बल जो है, गैस में जो आकर्षण बल हैं वो वीक हैं, इसलिए आंसर सी इसमें राइट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 18 गैसों की ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। तो गैस की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज पोटेंशियल, काइनेटिक या न्यूक्लियर या फिर जीरो। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक। एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज काइनेटिक, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें बी राइट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 आरएमएस वेग का फॉर्मूला पूछा गया। फॉर्मूला ऑफ आरएमएस स्पीड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। आरएमएस वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/m, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक करेक्ट उत्तर। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs प्रश्नों को देख लिया है। अब आगे हम 5वां यूनिट शुरू करेंगे। चलिए अब यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को हम देखेंगे। 5वां यूनिट आपका है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में ऑक्सीजन है, बी ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन, सी है आपका कार्बन और डी ऑप्शन दिया गया है सल्फर। तो इनमें से आपका जो करेक्ट उत्तर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक यौगिक का मुख्य जो तत्व है वो कार्बन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमेशा 4 होती है। कितनी होती है, 4। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है कार्बन में बंध का प्रकार क्या है, बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड में जो बॉन्ड का प्रकार है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आइसोमेरिज्म मीन्स। आइसोमेरिज्म का मीन्स पूछा गया कि क्या होता है।
तो दोस्तों आइसोमेरिज्म का जो मीन्स होता है वो होता है सेम फार्मूला। ऑप्शन ए आप लगा देंगे सही उत्तर। सेम स्ट्रक्चर नहीं होता है, सेम फार्मूला का अर्थ होता है आइसोमेरिज्म का। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है संरचनात्मक जो है समवयवता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो क्या शो करते हैं, तो आप याद रखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शोस डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है आपका चेन आइसोमरिज्म ऑकर्स ड्यू टू, यानी कि श्रृंखला समता है। चेन आइसोमरिज्म ऑकर्स ड्यू टू। ऑप्शन ए दिया गया डिफरेंट चेन, बी है डिफरेंट ग्रुप, सी है डिफरेंट पोजीशन और डी है डिफरेंट एटम। तो इनमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट चेन। चेन आइसोमरिज्म अकर्स ड्यू टू डिफरेंट चेन। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 आपका है फंक्शनल ग्रुप डिसीडर्स, यानी कि क्रियात्मक समूह इनमें से कौन सा है। क्रियात्मक समूह जो है वो क्या डिसाइड करता है, मॉलिक्यूलर मास को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, या कलर को, या फिर डेंसिटी को। तो इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डिसाइड क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। इसलिए ऑप्शन 20 में राइट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 8 है OH समूह कहलाता है। OH ग्रुप इज कॉल्ड, तो OH जो समूह होता है वो एल्कोहलिक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कोहलिक समूह। इसलिए एल्कोहल पर आप लगाएंगे सही उत्तर। COOH क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड यानी HCHO और COOH या KOH। ओके, तो इसमें OH समूह था, तो OH समूह में आप क्या लगाएंगे, एल्कोहल। इसलिए आंसर बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कंटेन, तो हाइड्रोकार्बन्स कंटेन क्या कंटेन करते हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। इसलिए आंसर कौन सा लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है कार्बन का संकरण पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो संकरण होता है वो क्या होता है, कार्बन का जो संकरण होता है वो sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। ये सभी होंगे क्योंकि अलग अलग कार्बन के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग संकरण होगा, इसलिए हम डी आंसर टिक करेंगे ऑल। प्रश्न नंबर 11 है sp3 संकरण में बंद कोण क्या है, बॉन्ड एंगल इन sp3। sp3 जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें बॉन्ड एंगल पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। इसलिए आंसर नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यह DDU यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है भैया, याद रखेंगे। DDU में 2023 में और 24 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12, इसमें है इंडक्टिव इफेक्ट इज। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, रेजोनेंस है, या फिर स्टेरिक है। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा परमानेंट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, परमानेंट है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा, बी इसमें राइट उत्तर होंगे आपके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, इसमें I प्लस प्रभाव दिखाता है। I प्लस इफेक्ट माफ कीजिएगा प्लस I इफेक्ट शो बाई, तो जो प्लस I इफेक्ट है वो क्या शो करता है, NO2 ग्रुप को, या COOH, या एल्किल ग्रुप को, या फिर CN ग्रुप को। तो ये दोस्तों कंटेन करता है एल्किल ग्रुप को, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में आपका राइट उत्तर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है -I प्रभाव दिखाता है। ठीक है, NSI इफेक्ट शो वाई, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है दोस्तों NO2 समूह को। दोनों याद रखेंगे, अगर आपसे प्लस पूछा जाएगा तो प्लस में क्या आप रखेंगे, देखिए प्लस में आप रखेंगे कौन सा, एल्किल ग्रुप। ठीक है, अगर प्लस I इफेक्ट की बात हो तो आप एल्किल ग्रुप लगाएंगे, और -I इफेक्ट को हो तो NO2 लगाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या इन्वॉल्व होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या प्रोटॉन्स होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप याद रखेंगे जो रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन 20 में आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज, तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, जिसमें सिग्मा और पाई का इंट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे अतिसंयुग्मन। हिंदी में हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोला जाता है, अतिसंयुग्मन बोला जाता है, और इसमें सिग्मा और पाई का इंट्रैक्शन होता है। इसलिए आंसर बी आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है IUPAC नामकरण आधारित है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन, तो ये किस पर बेस्ड है, याद रखेंगे ये
चैन और फंक्शनल ग्रुप इन दोनों पर बेस्ड है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बोथ, यानी सी, ए और बी दोनों इसमें आपके ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड को संतृप्त यौगिक बोलते हैं। तो इनके पास क्या होता है? संतृप्त यौगिक के पास क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है या एरोमेटिक रिंग होती है? तो इनके पास क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें राइट उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो कंटेन करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों, इसमें 19 प्रश्न थे और अब हम आ चुके हैं प्रश्न आपकी यूनिट नंबर 6 और 7। ठीक है, ये दोनों के इसमें हम MCQ प्रश्न को देखेंगे। पहला आपका प्रश्न इसमें आ चुका है, इसमें है न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफाइल इज, ठीक है, न्यूक्लियोफिल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूट्रल या फिर रेडिकल। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर आपके जो ऑप्शन हैं वो आपके सम्मुख दिए गए हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिल्स। इलेक्ट्रोफिल है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ये दोस्तों याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SN1 अभिक्रिया पूछी गई है। SN1 रिएक्शन इज 1 स्टेप, 2 स्टेप, फास्ट या कंसल्टेड? तो इनमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 स्टेप। SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। और इसमें आपका पूछा गया है कि SN1 में मध्यावर्ती इंटरमीडिएट इन SN1 इज, ठीक है, कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, रेडिकल या नन? तो इसमें आपका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोकैटायन। SN1 में जो इंटरमीडिएट इन SN1 इज कार्बोकैटायन। अगला क्वेश्चन है SN2 अभिक्रिया होती है। तो SN2 रिएक्शन में जो होता है वो कैसा रिएक्शन होता है? तो दोस्तों ये जो रिएक्शन होता है ये 1 स्टेप होता है, ठीक है, और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप का होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो SN2 जब दिखे तो आप इसमें क्या लगाएंगे? 1 स्टेप रिएक्शन ये है। SN1 आपको दिखेगा तो आप लोग लगाएंगे 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, 2 वाले में फर्स्ट होगा और फर्स्ट वाले में 2 होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है SN2 में हमला, अटैक इन SN2, तो फ्रंट साइड से होता है या बैक साइड से होता है? तो इसमें जो अटैक होता है वो किस साइड से होता है? वो बैक साइड से होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, जिसमें है कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है या रेडिकल होता है? तो आप सब याद रखेंगे कि जो आपका कार्बोकैटायन होता है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, जिसमें कार्बोकैटायन होता है। तो कार्बोकैटायन क्या होता है भैया? जैसा मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, जिसमें कार्बोकैटायन की स्थिरता क्या पूछी गई है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसकी जो स्थिरता होती है वो होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फ्री रेडिकल में होता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फ्री रेडिकल में होता है। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है? नो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं या फिर 2 चार्ज होता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो फ्री रेडिकल्स है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, और इसमें पूछा गया है कि फ्री रेडिकल्स अभिक्रिया, फ्री रेडिकल्स रिएक्शन अकर्स इन, तो ये एल्केन में होते हैं। जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं वो एल्केन में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है E1 अभिक्रिया, E1 रिएक्शन इज 1 स्टेप, 2 स्टेप। तो E1 जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है E2 अभिक्रिया है, E2 रिएक्शन इज, तो E2 रिएक्शन क्या होता है? 1 स्टेप रिएक्शन होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जो लिविंग ग्रुप है शुड बी, तो लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो वीक बेस का होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर है 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न,
और इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में है कि जो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट अकर्स इन SN2, SN1, SE2 या फिर एडिशन। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी SN1। ठीक है, S1 यानी कि रीअरेंजमेंट अकर्स इन SN1 रिएक्शन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स यानी कि पोलर सॉल्वेंट पसंद किया जाता है SN1 के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए या फिर बोथ के लिए। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, SN1 रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो किसके सफिक्स में होते हैं, तो ये रेडिकल्स के लिए होते हैं। किसके लिए, रेडिकल्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन मैकेनिज्म बनाता है, मैकेनिज्म शो, जो मैकेनिज्म होती है क्रिया विधि, जैसे पिनाकोलन रिएक्शन है या कोलबेसिंट अभिक्रिया है, तो इसकी बोलते हैं क्रिया विधि बताइए, इसके मैकेनिज्म आप बताइए। तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्या शो करता है, ये प्रोडक्ट शो करता है, स्टेप ऑफ रिएक्शन शो करता है, या यील्ड करता है, या कलर। तो आपको बता दें इसमें जो आपका राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेप ऑफ रिएक्शन, जो जितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है उसी को क्रिया विधि बोलते हैं। ठीक है, इसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 आपका है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो कैसा होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, इंटरमीडिएट या फिर प्रोडक्ट। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए बी आंसर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 जिसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है, माफ कीजिएगा 19 नंबर प्रश्न है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दर्शाता है, एनर्जी प्रोफाइल शो, एनर्जी प्रोफाइल क्या शो करता है, प्रेशर को, एनर्जी चार्ज को, वॉल्यूम को या फिर मास को। तो दोस्तों इसमें याद रखना आप लोग कि जो आपका एनर्जी प्रोफाइल है डायग्राम है ये एनर्जी चेंज को शो करता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 जिसमें है, रेट डिटरमाइन स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप इज फास्ट, स्लोएस्ट या लास्ट या फिर फर्स्ट। तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लोवेस्ट। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोवेस्ट। तो दोस्तों हमने आपके जो यूनिट नंबर 6 और 7 के इंपॉर्टेंट MCQs थे उनको हमने करा दिया। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन, इनके MCQ प्रश्नों को देखेंगे। और आप सबसे निवेदन करेंगे भाई अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं और पहला प्रश्न इसमें है, एल्केन होते हैं, एल्केन्स आर। तो एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं या सेचुरेटेड होते हैं या एरोमेटिक होते हैं या फिर एसिडिक होते हैं। तो आपको बता दूं जो एल्केन होते हैं दोस्तों वो सेचुरेटेड होते हैं, इसलिए आंसर नंबर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ओके, ध्यान है। चलिए अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो माफ कीजिएगा, जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन का संकरण पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन में जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है, इसलिए sp3 संकरण पे लगाएंगे, ऑप्शन सी को सही उत्तर मानेंगे आप। ओके, चलिए अगला प्रश्न है चौथा जिसमें एल्केन की मुख्य अभिक्रिया, मेन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स की जो मुख्य अभिक्रिया है वो क्या है, वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो है ये मेन रिएक्शन है एल्केन का, ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पांचवा जिसमें एल्केन में बंध, बॉन्ड इन एल्केन इज। तो एल्केन में जो बॉन्ड होता है वो केवल और केवल सिग्मा होता है, ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन ए इसमें राइट उत्तर होगा। अगला है वोल्टेज अपक्रिया फॉर्म्स, यानी जो वोल्टेज रिएक्शन है वो क्या हमें देता है, एल्कोहल, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। तो जो वोल्टेज अपक्रिया है दोस्तों ये हमें एल्केन देती है, ऑप्शन 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेमिंग रिएक्शन वाला ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सातवां जिसमें एल्केन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन, माफ कीजिएगा एल्केन्स का क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट। तो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीजेज विद मास होगा या इंक्रीजेज विथ मास होगा या कांस्टेंट होगा या जीरो। तो एल्केन का जो क्वथनांक है ये दोस्तों हमेशा इंक्रीजेज विथ मास होगा, इंक्रीजेज विथ मास, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 इसमें है शाखित एल्केन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच एल्केन। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांचेड एल्केन इज लोअर, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन का सूत्र पूछा गया है। तो साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n होता है। साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो CnH2n है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, 9 नंबर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन में कोड पूछा गया, बॉन्ड एंगल इन साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, तो 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है साइक्लोप्रोपेन में। ओके, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिंग स्टेन, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, जिसमें है कि रिंग स्टेन सबसे अधिक, तो मैक्सिमम रिंग स्टेन इन साइक्लोप्रोपेन में होता है या साइक्लोब्यूटेन में, पेंटेन में या फिर हेक्सेन में। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम रिंग स्टेन इन साइक्लोप्रोपेन। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, जिसमें पूछा गया सबसे स्थिर साइक्लो एल्केन, मोस्ट स्टेबल साइक्लो एल्केन इसमें कौन सा है। तो मोस्ट स्टेबल जो साइक्लो एल्केन है वो है साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 ध्यान रखेंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि चेयर फॉर्म किसका है। चेयर फॉर्म्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोप्रोपेन। तो चेयर फॉर्म किसका है दोस्तों, चेयर फॉर्म जो है ये है साइक्लोहेक्सेन का। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेचर ऑफ एल्केन पूछा गया है कि जो एल्केन की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, पोलर होती है, नॉन पोलर होती है या फिर आयनिक होती है, एसिडिक होती है। तो एल्केन की जो प्रकृति होती है ये नॉन पोलर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, जिसमें एल्केन जल में, एल्केन इन वाटर आर सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो आप याद रखेंगे भाई, जो एल्केन है ये जल में क्या होते हैं, ये जल में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जल में आबलेय होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, जिसमें एल्केन का ऑक्सीकरण क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन गिब्स। तो जब ऑक्सीडेशन किसका कराते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, O2 से इसका रिएक्शन हो जाता है। तो जब हम एल्केन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मीथेन का दहन। मीथेन का दहन क्या कहलाता है, कंबस्शन ऑफ मीथेन इज, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, या फिर नेचुरल या सो। तो 17 नंबर में आपका ऑप्शन ए होगा, क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबस्शन ऑफ मीथेन इज यानी मीथेन का दहन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, और इसमें एल्केन की अपक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन इज हाई होती है, मॉडरेट होती है, लो होती है या फिर वेरी हाई होती है। तो आप याद रखेंगे कि एल्केन की जो अभिक्रियाशीलता है वो हमेशा लो होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन इज वेरी लो। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिसमें है एल्केन कहलाते हैं, क्या पूछा गया है, एल्केन कहलाते हैं, एल्केन्स आर कॉल्ड। तो एल्केन को हम जो अलग नाम से बुलाते हैं वो है पैराफिन। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले सत्र में ये पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हमने लगभग सभी चैप्टर के ऑन एवरेज 20 MCQ करा दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और मैं टेलीग्राम पे इसका वीडियो भेज दूंगा। टेलीग्राम से जो जुड़े हैं उसका PDF दे दूंगा विथ सॉल्यूशन। ठीक है, PDF मिल जाएगा, इसके आंसर की भी रहेगी। ओके, तो एक बार PDF को ओपन करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। ऐसे ही जिनका अभी एग्ज़ाम MCQ बाकी है, होना है अभी अदर यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी मैं एक आध 2 वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, एग्जाम में यही से प्रश्न आपके मिलेंगे। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपको BSc के लिए क्लासेस यहाँ से मिलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।